नमस्कार मित्रों, कणाद एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, दिसंबर 2023 के अभी रिज़ल्ट आए हैं। तो रिज़ल्ट आने के बाद कणाद एकेडमी के जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने जेआरएफ और नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की हैं, उनकी हम एक इंटरव्यू सीरीज़ लेकर आएंगे, जिसमें आज हम इंटरव्यू ले रहे हैं पार्वती जी का, जिन्होंने इसी दिसंबर 2023 वाले में अपना जो है जेआरएफ क्वालिफाई किया है। तो हमारे साथ पार्वती जी हैं। ओम सभी को। ओम पार्वती जी, आपका हार्दिक स्वागत है इस इंटरव्यू सेशन में। तो पार्वती जी, आप हमारे दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दें और आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है थोड़ा उसके बारे में बताएं। नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम पार्वती सैनी है। मैं गुड़गांव हरियाणा से हूँ और मेरी बैचलर्स कॉमर्स से रही है। उसके बाद मैंने अपने फील्ड चेंज करके 1 साल मैंने जॉब भी किया और उसके बाद अपना फील्ड चेंज किया, मास्टर्स करी योग से। तो यहाँ तक मेरी योग की जर्नी थी। उसके बाद मैंने कनाड से कनेक्ट किया, फिर यहाँ मार्च 2023 में एडमिशन लिया है। जी, तो पार्वती जी, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था जिसमें आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था जिसमें मेरा जेआरएफ क्लियर हुआ। इससे पहले जब मार्च का बैच लिया था जून में, उसमें मेरा नेट क्लियर हो पाया था जी। फिर दूसरे बार में मेरा नेट और जेआरएफ दोनों क्लियर हो गए हैं। तो पार्वती जी, जैसे आपने बताया कि फ़र्स्ट टाइम पे आपका जो है नेट क्वालिफाई हुआ था, तो फर्स्ट टाइम पे भी आप जेआरएफ का ही कर रही होंगी। जी। तो किस कारण की वजह से जो है आपका पहले नहीं हो पाया? उस समय मैम थोड़ी तैयारी में भी कमी थी और हम नए थे, फील्ड भी मेरे लिए बहुत नया था, अलग था, इतना नॉलेज भी नहीं था योग के लिए का। तो फिर जितना भी था तैयारी थी, पर उस मुकाबले नहीं थी कि जेआरएफ हो पाए। रिवीजन बहुत कम दिया था हमने उस समय पे और नए शहर में आए थे, तो उसका घर का भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है, माहौल चेंज हो गया था, तो उस ढलने में भी समय लगा, इसलिए थोड़ा नहीं हो पाया उसमें। ओके। तो पार्वती जी, जैसे मैं थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड से लेकर जैसे जितना मैं जानती हूँ, आपने एक बार अपने बारे में बताया था कि आपने फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड भी कुछ फैशन इंडस्ट्री में मॉडलिंग करी है मैम। मॉडलिंग करी है, तो मॉडलिंग से एकदम योग की तरफ आना, ये चेंज के बारे में थोड़ा सा जानना मैम मुझे भी आज तक नहीं पता चला वो एकदम से यूटर्न, क्योंकि कोरोना टाइम तक 2020 में जब कोरोना आया था मार्च लास्ट, हमने 4 शोज़ किए थे। हम लोग खुश थे कि अभी शोज़ हमारे मुंबई में नेक्स्ट शो होने वाला था, लेकिन एकदम से कोरोना आया, फिर बैचलर्स ख़त्म हो गई और उस समय के बीच में मेरी जॉब लग चुकी थी। तो जॉब के ड्यूरेशन ही मैंने कुछ स्पिरिचुअल ये सीरीज़ आती हैं या सीरियल शोज़ आते हैं, वो देखना शुरू किया। तो उसका आई थिंक बचपन में भी मैं योग से कनेक्ट रही हूँ, बीच में काफ़ी बड़ा गैप हुआ था। 9th क्लास के बाद बैचलर्स कंप्लीट होने तक का पूरा गैप रहा, तो उसके बाद कहीं जाकर योग लाइफ में आया। ऑल ऑफ सडन पूरा चेंज हो गया था, जो मैं खुद ढूंढ रही हूँ एकदम से कैसे हो गया, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में जैसे लोगों ने सुना है, बहुत बैड एक्सपीरियंस लोग शेयर करते हैं उसका। मैं भी उससे इन्फ्लुएंस रही हूँ काफ़ी हद तक, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस माहौल ने मुझे बदला है आंतरिक रूप में। बाहर से हम भी थे, मॉडर्न बच्चे थे, हमने भी पूरा पहनावे से लेकर बिहेवियर तक सभी चेंज आए थे, लेकिन सोल पे वो इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। तो ऐसा लगता है स्पिरिचुअलिटी अंदर थी, तो वो बाद में बाहर आई योग के थ्रू। फिर थोड़ा सा अपना करियर भी चेंज किया योग से, तो ऐसे योग आया जीवन में। तो अभी जेआरएफ क्वालिफाई हो गया है, तो कैसा लग रहा है? खुशी है, बहुत खुशी है, पर देखते हैं हमारे जो परिवार के लोग हैं वो ज़्यादा खुश हैं, तो उससे ज़्यादा खुशी मिलती है। हमारे लिए तो शायद सामान्य बात होती है कि एक लेवल ही क्लियर हुआ है, अभी तो बहुत चीज़ें बाकी हैं जी। लेकिन परिवार की खुशी सबसे ज़रूरी मानते हैं हम इसमें जी। तो पार्वती जी, अब थोड़ा सा आपकी तैयारी की तरफ जी मैं चलना चाहूँगी कि आपने जो तैयारी करी अपनी स्टार्टिंग से, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि जैसे 2 पेपर होते हैं आपके, पेपर 1 पेपर 2, तो उसके लिए आपने रिसोर्सेज कहाँ से लिए, पूरा किन रिसोर्सेज पे आप डिपेंडेंट थी, कितना आपने रिवीजन को, टेस्ट सीरीज़ को, मतलब क्या क्या चीज़ें आपने जो है वो यूज़ करी अपनी तैयारी के दौरान? तो मैंने सबसे पहले तो नेट जेआरएफ के बारे में सुना ही अपने मास्टर्स में था। तो मैंने 6 महीने वहाँ पे रही थी अपनी यूनिवर्सिटी में, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में। तो तब सुना था, मैंने बुक्स ख़रीद ली थी ऑलरेडी,
एकेडमी की नहीं थी, बाहर की थी, लेकिन उस टाइम पे पढ़ाई नहीं करी वहाँ पे। उसके बाद में एकेडमी में आई थी ऋषिकेश दिसंबर में टीटीसी के लिए। तो यहाँ पे यहीं से क्वालिफाई एक टीचर है, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप कनाज ज्वाइन करें जी। तो उसके बाद मैंने कनाज ज्वाइन किया और फर्स्ट सेम में जैसे मेरी तैयारी पूरा जो मार्च वाला बैच था सारा इतना ही बेस था जो सर करा रहे हैं, बस उतना ही। आउट ऑफ उससे कोई भी बुक हो या फिर कोई अदर टीचर हो, किसी को ना तो सुना है ना किसी के गाइडेंस पे वर्क किया है, जितना सर ने पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग। बाकी रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण लगता है मुझे कि करना चाहिए और पूरा समय पढ़ाई को देना चाहिए। ऐसा ना हो कि पूरा आप ऐसे पढ़ाई में लग जाएं कि बीमार ही पड़ जाएं, तो एक सूटेबल टाइम दें, अपनी हेल्थ का भी ध्यान दें जी। तो इसमें जब आप तैयारी कर रहे थे जिस दौरान, तो आपने कहा पूरा एकेडमी के ही सारे रिसोर्सेज पर निर्भर थे, तो टाइमिंग का क्या था आपका? मतलब कब आप जैसे क्लासेस भी लेती थी, ऑफलाइन क्लासेस आपने ली है, फिर कितना टाइम आपने दिया प्रॉपर पढ़ने के लिए दोनों पेपर के लिए? मैम जैसे फर्स्ट बैच था उसमें भी और सेकंड में भी मेरी भी ऑनलाइन योग क्लासेस चलती थी। तो मॉर्निंग में तो मुझे 4 बजे उठना पड़ता था क्योंकि 6 बजे फिर मेरी क्लासेस स्टार्ट होती थी। तो मैं 2 घंटे सोचती थी कि मैं अपना रिवाइज़ करूँ योग का, सिर्फ पतंजलि हो गया हमारा, जो मेरे बेसिक हैं उपनिषद वगैरह, उन पर ध्यान दिया और उसके बाद क्लासेस लेके अपना क्लास में आ गए। इवनिंग का टाइम ये था कि प्रैक्टिस करनी है, सेकेंड पेपर को ध्यान देना है। कोई पेपर है वो सॉल्व कर लिया या सर ने करवाया उसका रिवीजन कर लिया, दोबारा से वीडियो को देखा। तो ऐसा लगता है फर्स्ट बैच में तो हमने सर को एक बार यहाँ सुना और एक बार घर पे भी सुना, फिर से सुना, नोट्स बनाए, उस चीज़ को समझा, तो वो चीज़ काफ़ी हेल्पफुल रही है हमारे लिए। बाकी रिवीजन पे ही ध्यान दिया है और जितना भी था जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जैसे पतंजलि बहुत अच्छा लगा, उसमें थोड़ा इंटरेस्ट बना, तो उस पर ऐसा था कि वो क्लियर हो जाए ढंग से, उसमें एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, तो वो पूरा फोकस रहा है। जितना आता है वो ढंग से आए और जो नहीं आता तो उस पर ध्यान दें। तो अभी आपने बताया कि आपने नोट्स वगैरह ये सब भी क्लास के साथ साथ बनाए थे अपने, कोई ट्रिक आपने यूज़ करी थी याद करने के लिए चीज़ें? जी मैम, जैसे मेरा बैकग्राउंड इंग्लिश बैकग्राउंड रहा है, तो फर्स्ट डे जब मैं आई थी सर ने इनिशियल 2 दिन ही पढ़ाया होगा और टेस्ट लिया था कुछ सूत्रों का। तो मैंने बोला था कि सर मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं घर जा रही हूँ, अब नहीं हो पाएगा ये। सर कह रहे पार्वती जी समय दीजिए, हो जाएगा। तो मैंने हर सूत्र को लिखा और बाय वर्ड उनका हिंदी में ट्रांसलेशन नीचे लिखा। और इंग्लिश जहाँ पे मुझे हिंदी ट्रांसलेशन भी समझ नहीं आ रहा है उसका इंग्लिश में भी नीचे लिख दिया। तो इस हिसाब से नोट्स बनाए कि मुझे समझ आ जाए। काफ़ी समय लगा पतंजलि में, लेकिन अच्छा बेस बन गया उसके बाद। और अभी सर का धन्यवाद करना चाहूँगी कि हिंदी काफ़ी अच्छी हो चुकी है उसकी वजह से। कोई ऐसा पार्ट भी था, दोनों ही पेपर का जानना चाहूँगी, कि जो बहुत टफ लगा आपको एंड तक, जिसको आपको लगा कि बस अब नहीं पढ़ना है इसे? जैसे सेकंड पेपर में तो फर्स्ट यूनिट, उसके लिए मैंने हाथ शुरू से खड़े कर रखे थे कि ये मुझे नहीं, क्योंकि जहाँ पे भी हिस्ट्री आ जाता है ना, तो एक मेंटलिटी, शायद वो ड्रॉबैक है मेरा, मैंने मेंटलिटी बना रखी है कि मुझसे हिस्ट्री का कुछ नहीं हो पाएगा। तो आचार्यों के नाम याद करने, जो पुराने हमारे गुरु रहे हैं योग को जिन्होंने स्थापित किया है, उनके बारे में याद करना, समझ लिया उतना काफ़ी, लेकिन याद नहीं हो पाता है। तो वो चीज़ मैं हटा के ही चलती थी कि ये मुझसे नहीं होगा, पर जो बच रहा है मैं वो कर लेती हूँ। ऐसे ही फर्स्ट पेपर में मैथ्स और डीआई में शुरू से हाथ तंग है, तो वो एक डर भी बना रहता था हमेशा। पर मैंने इस बार कोशिश करी थी। डीआई मैंने फर्स्ट आई थिंक मैं आई थी अगस्त स्टार्टिंग में, तो तब से मैंने पेपर लगाना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी उतना सही नहीं रहा, पर पहले से बेहतर रहा है। तो जो वीकनेस थी उस पर ध्यान दिया थोड़ा, लेकिन इतना काम नहीं हो पाया जितना स्ट्रॉन्ग पॉइंट को इस बार मैंने कोशिश करी और स्ट्रॉन्ग कर लो, तो वो ज़्यादा काम आ पाई है। तो एंड तक कोई ऐसा पार्ट भी था कि जिसको आपने छोड़ा हो? जी, जैसे सेकंड पेपर का मैंने बताया, फर्स्ट यूनिट मैंने छोड़ी थी। पूरी मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। लास्ट के 2-3 दिन बचे थे शायद, तो बस स्क्रॉल किया था कि एक बार आंखों के नीचे से निकल जाए, कुछ याद रहा तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं है। बाकी सबसे ज़रूरी ये था जो हमने फ़र्स्ट अटैम्प्ट दिया था, तो उसमें पेपर भले ही अच्छा नहीं गया था, लेकिन ये पता चल गया था कि अब पढ़ना क्या है फ्यूचर में।
पेपर एनालिसिस इतना कर लिया था कि हाँ सर एक समंदर हमें करा रहे हैं और हमें बस एक बूंद पढ़नी है, उतना ही पेपर आएगा। तो इस बार उस चीज़ ने काफ़ी हेल्प करी। सर जितना भी पढ़ाते थे मैं पेपर के प्रोस्पेक्टिव से सर का पूरा सुन लिया, फिर उतना पढ़ना है कि जितना पेपर में आ जाए। तो वो सारा काफ़ी हेल्पफुल रहा कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में कहीं ना कहीं वो रियलाइजेशन दिया कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो वो हेल्पफुल रहा है काफ़ी। तैयारी के दौरान कोई डिस्टर्बेंस भी आपको रहा, मतलब जैसे एक होता है ना कि या तो हम इनर जो हमारे डिस्टर्बेंस होते हैं या आउटर होते हैं, ऐसा कुछ, और दूसरा आपका जो एक बैकग्राउंड रहा थोड़ा अलग था, फिर एकदम योग से आना, तो कभी ऐसा हुआ कि वो बार बार एक माइंड में आता रहा हो कि नहीं कि तुम तैयारी कर रहे, नहीं थोड़ा बाहर घूमने फिरने भी होना चाहिए, ऐसा कुछ? जैसे हम फर्स्ट बैच में आए थे तो उसमें उस समय हम काफ़ी कि घर से बाहर निकले हैं, तो थोड़ा मौज मस्ती में कुछ ज़्यादा ही थे, शायद से उसी की वजह से JRF रह गया था। लेकिन लगता है कि ज़रूरी हिस्सा है जीवन का कि आप हर चीज़ का एक्सपीरियंस लें, और हर चीज़ कुछ ना कुछ सिखा के जाती है हमें। तो सेकेंड टाइम में ये हुआ जब मैं आई, उसके कुछ समय बाद ही मुझे टाइफाइड हो गया था और वो वीकनेस इतनी बन गई थी, फिर मैंने जल्दबाजी कर दी बिना ट्रीटमेंट के कि मुझे पढ़ाई में लेट हो रहा है, मैं घर से जल्दी आ गई कि पढ़ना है। तो वो फिर वो बीमारी लगी रही, कभी ज़ुकाम को, कभी सर्दी, कभी नॉर्मल फीवर, और फिर नवंबर में फिर से टाइफाइड हो गया। तो फिज़िकली तो रहा, लेकिन मुझे लगता है कि सर की वजह से है वो चीज़ कि उन्होंने मेंटली हमको इतना प्रिपेयर कर दिया है कि फिज़िकली कुछ भी इशू होता है आप डील कर लेंगे, और इमोशनली भी जितना हो कोशिश करें उसको पढ़ाई पे हावी ना होने दें, हर चीज़ को अलग सेपरेट रखें। तो वो चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रही हैं, कितना भी कॉम्प्लिकेशन आए, लेकिन जिस पर्पज़ के लिए आए हैं उसके लिए मेहनत करें। जी बिल्कुल। और पार्वती जी, ये तो था आपका तैयारी का पार्ट कि आपने तैयारी कैसे करी, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि उस तैयारी को जब आप अप्लाई करते हैं इन एग्ज़ाम हॉल, तो एग्ज़ाम हॉल का जो आपका एक्सपीरियंस रहा वो एक फियर होता है कि हम ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में अगर आप शेयर करें। जैसे फर्स्ट टाइम दिया था पेपर, तो उस समय तो ये भी समझ नहीं आ रहा था क्वेश्चन क्या आया है, कर रहे हैं टिक, कुछ भी हो रहा है, ऐसा लग रहा था चारों ऑप्शंस हैं, चारों ही सही हैं। तो और एक होता है पेपर देने के आने के बाद बच्चे बाहर सब डिस्कस कर रहे थे। पिछली बार जब हम गए, मैं बाहर आई थी, तब तक मुझे कोई क्वेश्चन याद नहीं था कि क्या क्वेश्चन आया है। तो बट हाँ, ये इतना माइंड सेट हो गया था कि हाँ ऐसे ऐसे पढ़ना, बस इतना मैंने मन में यही करके गई थी कि ध्यान देना कैसे पेपर आएगा। बट इस बार ऐसे था, जैसे ही क्वेश्चन पेपर मैंने खोला, ये तो आता है, ये यहाँ से उठाया गया, उस लाइन से उठाया गया। इस बार इतना रिवीजन किया था कि इतना भी आता, इस पेज पे था, यहाँ पे था, तो वो काफ़ी क्लैरिटी मिलती है अगर प्रॉपर रिवीजन हम देते हैं। और लास्ट टाइम थोड़ा सा मैं ऐसे थी कि भाई कोई बता दे या फिर किसी से पता चल जाए, इधर उधर देखना। इस बार ये था कि पूरे 3 घंटे अपने स्क्रीन पे फिक्स रहना है, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो पूरा ध्यान पेपर में था, पूरा फोकस करिए। सर जैसे बोलते हैं कि आप सब पढ़ ले जाएंगे, पर वहाँ पे एप्लीकेशन में फ़र्क पड़ता है कि अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। पर इस बार ढंग से अप्लाई किया तो उसी का रिज़ल्ट मिला है हमें। तो आपने कौन सा पेपर पहले अटेम्प्ट किया था, पेपर 1 या फिर योग का? मैम पहले सेकंड पेपर ही हमने किया था योग का, क्योंकि लगता है कि वो प्लस पॉइंट है ना, हमारा ढंग से आता है तो उसको कर लो। अगर फर्स्ट पेपर हम पहले ही लेके बैठ जाएंगे, क्योंकि मेरा जैसे मैथ्स और DI वीक है, तो मैं नहीं चाहती थी कि पहले ही घबराहट हो जाए कि इतने क्वेश्चन गलत हो गए या ये मैंने किया नहीं, इसलिए पहले योग का ही पेपर किया। ओके जी। और जब आप तैयारी कर रहे होते हैं उस टाइम पे आपके टीचर्स के थ्रू बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं कि ऐसे प्रिपरेशन कीजिए, ऐसी समस्या आ रही है तो इस तरीके से उससे डील कीजिए। तो ऐसी कौन सी चीज़ थी जो लास्ट तक आपने उस चीज़ को अप्लाई किया हो कि नहीं सर ने ऐसा कुछ कहा है तो हमें वही अप्लाई करना है उसको, और वो आपके मतलब एक कहते हैं ना कि रिज़ल्ट में भी आपका वो उसने आउटपुट दिया हो? जी, जैसे अभी हमारी जो एग्ज़ाम है ये ऐसा नहीं है कि हमें पैराग्राफ लिखने हैं, एक पॉइंट को हमें सिलेक्ट करना है ऑप्शन को और उसी पे बेस रहेगा। तो सर हमेशा शॉर्ट नोट्स के लिए बोलते हैं कि 1 लाइन आप अपने नोट्स बनाइए। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में भी मैंने पूरा अपना वॉल कवर कर दिया था, शॉर्ट नोट्स बनाए थे, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी है उपनिषद वगैरह में। और सेकेंड टाइम पे भी मैंने अपनी नोटबुक में ही वही चीज़ करी कि शॉर्ट अपने क्वेश्चन जनरेट किए, ये क्वेश्चन 1 लाइन में उसका आंसर, 1 वर्ड में उसका आंसर, तो वो चीज़ काफ़ी हेल्प करती है। और सबसे
ज़्यादा इस बार ये भी रहा कि हम रिवीजन ऐसे करते थे, एक एक टॉपिक कर लीजिए फिर उस पर क्वेश्चनिंग करते हैं। तो वो उस चीज़ ने भी काफ़ी हेल्प करी। पिछली बार सिर्फ याद करने पे ध्यान था कि याद हो जाए याद, इस बार क्रॉस क्वेश्चनिंग ने काफ़ी हेल्प करी है। अच्छा, जो आप ग्रुप स्टडी यहाँ पे करते थे। ओके, तो ग्रुप स्टडी ने कितना आपको हेल्प किया लगभग? मैम ग्रुप स्टडीज़ ने काफ़ी हेल्प, मतलब कि मैं उसको पूरा शेयर देना चाहूँगी। और इस बार शायद से मैंने अपना पर्सनल स्पेस ज़्यादा रखा कि पढ़ाई, पिछले जो हमारा अटेम्प्ट था उसमें ग्रुप स्टडी कर रहे थे कि पढ़ना भी साथ में है और फिर क्वेश्चनिंग भी साथ में है। तो एक माहौल मुझे लगता है कि याद तो अकेले करना चाहिए, बेहतर तरीके से हो पाता है, और क्वेश्चनिंग के लिए साथ में बैठ जाएं। तो वो चीज़ इस बार नहीं करी कि याद साथ में बैठ के करें, याद अकेले में करें, फिर क्वेश्चनिंग करें। सिर्फ सर भी हमें बोलते हैं कि क्वेश्चनिंग कीजिए एक दूसरे से तो ज़्यादा क्लियर हो पाएगा, तो उसने काफ़ी हेल्प करी है। ये तो रही कि आपने ग्रुप जो स्टडी थी उसको इतना टाइम दिया। तैयारी में किस किस चीज़ में आपने मतलब कितना % आपने रखा? जैसे रिवीजन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो इन चीज़ों ने कितना आपको हेल्प किया, थोड़ा इसके बारे में? जी, जैसे फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर पर्टिकुलरली मैंने कोई यूनिट वाइज नहीं किया है, उसको मैंने पेपर से ही सॉल्व किया है पूरा। और DI वगैरह इस बार पूरा प्रिपरेशन था, फिर भी कॉम्प्लिकेशंस आ गई और रीजनिंग भी ठीक हो गया था। बाकी मेरे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मैंने उन पे ज़्यादा ध्यान दिया, कम्युनिकेशन या कॉम्प्रिहेंशन, कि उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो फर्स्ट पेपर इसी तरीके से पेपर लगा के ही किया है, लेकिन सेकंड पेपर में सारा रिवीजन बेस है। और रिवीजन भी मैंने, जैसे हट बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें भी कुछ चीज़ें मैंने छोड़ी कि इनसे एक होता है पेपर एनालिसिस कि ये चीज़ें नहीं आ रही हैं इतने समय से, तो उनको स्किप कर दो। बाय चांस एक क्वेश्चन भी आ गया तो इधर तुक्का लगा दो, या फिर एक क्वेश्चन की जगह 10 क्वेश्चन छोड़ने से बेहतर है एक क्वेश्चन छोड़ दें हम। तो पतंजलि हो गया, उपनिषद, ये इन सब की स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी आती है लास्ट की यूनिट्स, तो इन पे ज़्यादा ध्यान दिया इस बार। जैसे आपने कहा कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आता वो छोड़ दें, और जिस हिसाब से आपका जो नेट का एग्ज़ाम है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो एक तो है कि बिल्कुल ही नहीं आ रहा, तो आपके हिसाब से क्या चीज़ बेटर है कि उस क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, थोड़ा आइडिया है तो उसको रिव्यू क्लिक करके रिव्यू के लिए छोड़ दिया जाए? क्योंकि एक सर जैसे बोलते हैं संस्कार बन ही जाते हैं, आप सुनते हैं उसका भी एक संस्कार बनता है। तो नहीं भी आता ना, रिव्यू में डाल दीजिए, एक टिक करके डाल दीजिए, इन केस टाइम खत्म होता है कुछ तो सबमिट होगा वहाँ पे, और मे भी सही हो जाए। तो इस तरीके से कर सकते हैं, लास्ट का समय बचा के रखिए कि आप पूरा फोकस उन पे दें। तो बहुत से क्वेश्चन मैंने अपने ऐसे देखे हैं कि जो मैंने इनिशियली गलत कर दिए थे, लेकिन लास्ट के टाइम पे जब ध्यान दिया तो वो ठीक हो गए थे। तो ऐसा कर सकते हैं। बाकी कुछ सवाल तो ऐसे आते हैं, आउट ऑफ बॉक्स आते ही हैं, जिन पे कितना फोकस कर लें आप गलत होंगे, तो उन पे थोड़ा कम ध्यान देकर जो आता है उस पे ज़्यादा ध्यान दें। कोई मैसेज जो आप स्टूडेंट्स जो आगे तैयारी कर रहे हैं नेट और JRF की, उनको कोई मैसेज देना चाहें, किसी भी सब्जेक्ट के हों, तो एक मैसेज उनको? बस मेरा इतना ही कहना है कि आप अपना रिवीजन और अपना मोटिव क्लियर रखें कि आपको पेपर क्लियर करना है और आगे पढ़ाई करनी है, तो उसी के हिसाब से पढ़िए। रिवीजन देना है, प्रॉपर टाइम दीजिए। 1 घंटा पढ़ने की इच्छा है 1 घंटा पढ़िए, ज़बरदस्ती नहीं है कि मम्मी ने बोल दिया पढ़ना है, या फिर एक हम पर्पस से बाहर आए हैं अपने घर से तो इतना पढ़ना है। थोड़ा आउटिंग भी दीजिए, थोड़ा सा बाहर जाइए, मन को शांत कीजिए और फिर से पढ़ने बैठिए। तो इतना ही कहना चाहूँगी, रिवीजन दीजिए और ढंग से पढ़िए। तो अंत में आप किन किन का धन्यवाद करना चाहेंगे अपनी सक्सेस के लिए? जी, सबसे पहले तो मैं अपने फैमिली को ही थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि बाहर भेजा, क्योंकि हमारा फैमिली बैकग्राउंड इतना कुछ है नहीं कि बच्चों को बाहर भेजा जाए। जी। तो सबसे पहले उनका विश्वास था मुझ पे कि ये कुछ कर लेगी, तो उन्होंने भेजा। उसके बाद सबसे बड़ा थैंक तो मैं सर को करना चाहूँगी कि उन्होंने इतना ज़्यादा हमें मोटिवेट रखा है। जी। बच्चे छोड़ जाते हैं, एक बार में नहीं हुआ तो नहीं कर रहे अब हम, पर सर ने इतना मोटिवेट रखा कि नहीं हो रहा, इस पे जीवन ख़त्म नहीं होता। यहाँ पे नेट नहीं हुआ, JRF नहीं हुआ तो लाइफ थोड़ी ना एंड होती है, पर करते रहो, अपना रीस्टार्ट करते रहो बार बार। और स्पेशल थैंक मैं शिवानी मैम को भी कहना चाहूँगी कि आपने एक फ्रेंडली नेचर में हम लोगों से डील किया। सर
पूरा फॉर्मली हमें पढ़ाते हैं, पर आपके साथ एक फ्रेंडली नेचर रहा, तो उस चीज़ ने काफ़ी सपोर्ट किया हमें जी। तो सभी को थैंक यू कहना चाहूँगी, जो भी मेरे दोस्त भी हैं एकेडमी में भी या अब मेरे पुराने दोस्त भी, उन्होंने भी काफ़ी मुझे मोटिवेट किया है कि नहीं तुम इतना दूर गई हो, कर लोगी, कोई बात नहीं, एक बार नहीं हुआ तो दूसरी बार में कर लेना, दूसरी बार भी नहीं हुआ कोई बात नहीं, तीसरी बार कर लेना। तो सपोर्ट सबका रहा है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद पार्वती जी आपका, आप समय निकाल कर आप आए और आज पार्वती जी ने JRF जो है वो हासिल किया है। आप लोग भी आगे जो इन्होंने कुछ गलतियां करी हों वो ना दोहराएं और जो इन्होंने अच्छा किया है, जो इन्होंने सजेशंस दिए हैं उनको अपनाएं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। लास्ट में एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अपने आप को उन लोगों से सराउंड रखिए कि जो आपसे इंटेलिजेंट हों। अगर आप एक ग्रुप में हैं जहाँ आपको लग रहा है कि आप सबसे सुपीरियर हैं या आपके आसपास के लोग बहुत डाउन हैं आपसे, तो आई थिंक आप लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते। तो मुझे लगा कि अभी भी मेरा जो ग्रुप था उसमें मुझे लगता था इसका तो ये प्लस पॉइंट है, इसका मैथ अच्छा है, इसका हट अच्छा है, ये देखो कैसे चुटकी में जवाब दे रहे हैं। तो उनके साथ रह के मैंने वही सीखा कि इस बंदे से मैं ये सीख सकती हूँ, इससे ये, तो उस चीज़ ने भी काफ़ी हेल्प करी है मेरी। तो अच्छे ग्रुप में रहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे योग दर्शन में कहा ही गया है, हाँ, ऐसी इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो उनको ज़रूर फॉलो करें अपनी लाइफ में। जी, धन्यवाद।